हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछले क्लास में सबकमिशन के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल रोड पर एक व्हीकल के टर्न लेने की कंडीशन देखी थी और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे उसमें। आज के इस लेक्चर में हम लोग दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरा मोशन इन वर्टिकल सर्किल। वर्टिकल सर्किल में पार्टिकल के मोशन के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट है। बट क्लास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा बातचीत कर लिया जाए रिगार्डिंग आवर एग्ज़ाम। ऐसा न्यूज़ आ रहा था कि इस मंथ के एंड में CU सेट के एग्ज़ामिनेशन के पूरे प्रोसेस के बारे में, एग्ज़ामिनेशन डेट के बारे में एक कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलेगी। ऐसा नोटिफिकेशन आने का हम सबको ऐसा उम्मीद था, और उम्मीद था क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन मिली थी फ्रॉम द ऑफिशियल सोर्सेस। बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, आज मंथ का एंड है और अब तक कोई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन नहीं आई है। तो अब इसमें आगे क्या होने वाला है, क्या CU सेट एग्जामिनेशन नहीं होगा या फिर कुछ और प्लानिंग हो रही है? तो देखो, अब न होने का तो कोई ऐसा चांस नहीं है क्योंकि अब सब चीज़ें प्लान हो चुकी हैं और CU सेट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। ठीक है, हो सकता है कि टेंटेटिव डेट की हम लोग बात करें एग्जामिनेशन की, तो तुमको मैंने पहले ही कहा था कि देखो, जब तक 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होंगे तब तक एग्जामिनेशन की डेट, मतलब एग्जामिनेशन की डेट तो आ जाएगी, मगर एग्जामिनेशन का जो डेट होगा वो बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद ही होगा। और चूँकि 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम इस बार थोड़े से लेट हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, तो मई के एंड या जून के फर्स्ट वीक में हम लोग एक टेंटेटिवली कह सकते हैं एग्जामिनेशन होने का चांस है। उससे ज़्यादा डिले होने का चांस बिल्कुल कम है। ठीक है, तो मई का एंड या जून का फर्स्ट वीक अभी ऐसा लग रहा है कि एक टेंटेटिव डेट होने वाला है। ठीक है, मतलब अभी से लेके कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स 100 डेज़ के आसपास हमारे पास है। और बाकी प्रॉपर नोटिफिकेशन देखो, अब कभी भी आ सकता है। अब आने का बिल्कुल भी चांस है, कल भी आ सकता है, परसों आ सकता है, एक हफ्ते में कभी भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अब जब वो नोटिफिकेशन निकाल दें, बट ये मान के चलो कि अभी भी प्रिपरेशन में हमारे पास ऑलमोस्ट 90+ डेज बचे हैं, और 90+ डेज इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने के लिए, बहुत अच्छे रैंक से अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करने के लिए, बिलीव करो मोर देन सफिशिएंट है। अगर तुम प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को फॉलो करते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में जो प्रॉपर तरीका है, जितना तुमको पढ़ना है, जैसे तुमको पढ़ना उसको फॉलो करते हो, तो अच्छे मार्क्स, अच्छे रैंक तुम्हारे पहुंच से दूर नहीं है। बशर्ते इस 90 डेज़ में कंसिस्टेंसी, जो वर्क दिया जा रहा है वो वर्क और मेहनत तुमको करनी होगी। ये 2-3 चीज़ें अगर करोगे तो फिर जो रैंक, जो मार्क्स तुमको चाहिए होंगे तुम्हारे अपने मनपसंद फेवरेट कॉलेज के लिए, वो तुमको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि भाई हम इसमें कितना कर सकते हैं, हमको सिर्फ इतना पता है कि एग्जामिनेशन अभी से कुछ दिन बाद होने वाले हैं, हम उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी बाकी हम लोग के हाथ में नहीं है, तो जो हम लोग के हाथ में नहीं है उसके बारे में हमको सोचना भी नहीं है। अब कुछ बच्चे लगातार पूछते रहते हैं, मुझे मैसेज करते रहे, इसलिए मुझको ये सब बोलना ज़रूरी होता है ताकि उनका दिमाग वहाँ से हटे और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रिपरेशन में, वहाँ उनका दिमाग लगे। ठीक है, चलो, तो इस सब बातों को ध्यान रखो और तुम्हारा मेन काम है अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करना, तैयारी को पुख्ता करना, वो तुम्हारा काम है, तुम उसी पर फोकस करो। बाकी जिसका जो काम है वो कर रहा होगा, जो भी डेट्स वगैरह आनी होंगी आ जाएंगी। ठीक है, चलो, तो अब अपना आज का लेक्चर शुरू किया जाए। तो आज हम लोग पहले पढ़ते हैं बच्चों बैंकिंग ऑफ रोड्स। पहले बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है, क्यों होता है, क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, इनको थोड़ा देख लिया जाए। फिर मोशन वर्टिकल सर्किल की बात करेंगे, फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलो, सबसे पहले इसका अगर एक बेस बनाना हो कि बैंकिंग ऑफ रोड की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, तो तुमको मैं एक बात बताऊं। अगर तुमको मैं उस अपने प्रीवियस टॉपिक पर ले जाऊं, टर्न ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, तो वहाँ से इसका जो बेस है, इसका जो कह सकते हो कि बैकग्राउंड है, वहाँ से निकल करके आता है। जैसे
अगर तुमको याद हो तो मैंने कहा था कि जब हॉरिजॉन्टल रोड पर कोई व्हीकल टर्न लेती है तो दो चीज़ों का याद रखना, एक तो फ्रिक्शन फोर्स दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच बात होती है। हमने कहा था कि अगर तुमको हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न लेना है, अगर तुमको हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न लेना है तो ये ज़रूरी है कि तुमको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तुमको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, है ना, टर्न करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, वी ऑल नो दैट। तो तुमको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए टर्न करने के लिए वो कहाँ से मिलता है? वो हमको मिलता है फ्रॉम स्टैटिक फ्रिक्शन, वी ऑल नो दैट। और हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं होता है जो हमको टर्न कराने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो हमारा पूरा जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो सिर्फ इस फ्रिक्शन फोर्स पे है। जितना ये अवेलेबल होगा हम उसके हिसाब से टर्न करते हैं। उससे अगर बियॉन्ड जाएंगे तो फिर हमारी व्हीकल फिसल जाती है, जिसको हम लोग आउटवर्ड स्किडिंग कहते हैं। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू हमने कहा था उस दिन, चलो एग्जाम्पल के तौर पे 500 न्यूटन है। ठीक है, यानी कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो टर्न करने के लिए हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपने उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम करते क्या हैं कि अपनी स्पीड को स्लो कर देते हैं। जब टर्न लेने वाले होते हैं, तुम सब भी इस बात को फील किए होगे, साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, स्कूटी वॉटएवर, कोई भी अगर तुम व्हीकल चला रहे हो, इस बात को तुम सब फील भी किए होगे कि नेचुरली हम जब टर्न लेते हैं तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको फिसलने का डर रहता है। क्यों? स्पीड ज़्यादा होने पर अगर ये रिक्वायरमेंट 500 के पार निकल जाए तो फिसल भी जाओगे। तो हम करते क्या है, अपनी स्पीड को कम कर देते हैं, अपनी स्पीड को कम कर देते हैं और रिक्वायरमेंट को 500 के नीचे ला देते हैं और फ्रिक्शन फोर्स उसको पूरा कर देता है और हंसी खुशी तुम निकल जाते हो। ये तो हो जाता है। लेकिन मान लो हम ये चाहें कि हमको अपनी स्पीड कम नहीं करनी, हमको तेज़ ही चलना है, बिना स्पीड कम किए हम टर्न करना चाहते हैं। तो होता क्या है कि जब लोग हाईवेज़ पर चलते हैं, जब हाईवेज़ पर तुम जाते हो, जहाँ पर जीटी रोड पर तुम जाते हो, तो जीटी रोड पर जब टर्न आता है तो एक्चुअली होता क्या है, जो हाईवेज़ होते हैं, जीटी रोड जहाँ होते हैं, जहाँ पर हैवी व्हीकल चलते हैं। पहली बात तो जीटी रोड, जहाँ पर हम लोग जब हाईवे की बात करते हैं तो हाईवेज़ पर जो व्हीकल चलते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, लोडेड होते हैं। चलने को तो लाइट व्हीकल भी चलते हैं जिनके मास कम हो, मगर ज़्यादातर जो हैवी व्हीकल होते हैं जिनके मास ज़्यादा होते हैं वो चलते हैं। तो मास पहले ज़्यादा होगा, व्हीकल हैवी होगा, लोडेड होगा, 1000 किलोग्राम उसके मास होंगे और स्पीड भी फास्ट होती है। हाईवेज़ पर लोग अपनी स्पीड को कम नहीं करते हैं जनरली, टर्न भी आता है तो भी वो बिना स्पीड कम किए टर्न कर जाते हैं। तो जनरली हाईवे पर स्पीड भी ज़्यादा होती है, तो मास ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो ऐसे में होता क्या है कि जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट जो mv²/r है तुम्हारे व्हीकल को टर्न कराने के लिए, ये रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिक्वायरमेंट बढ़ करके पहुंच गया 2000 न्यूटन, नहीं तुमको तुम्हारे व्हीकल को 2000 न्यूटन चाहिए टर्न करने के लिए उस हॉरिजॉन्टल रोड पर, उस हाईवे पर तुमको 2000 न्यूटन चाहिए। और जनरली हाईवे के रोड्स भी अच्छे होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, है ना। आजकल तो हाईवे खूब गवर्नमेंट काम भी कर रही है, खूब अच्छे हाईवे बन रहे हैं। तो हाईवेज़ के रोड थोड़े अच्छे होते हैं, फ्रिक्शन कम होता है। तो देखो दोनों चीज़ उल्टी हो रही है। एक तरफ तो रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा है 2000 न्यूटन और रोड थोड़ा ठीक ठाक है, बढ़िया है, चिकना है, सपाट है। तो चिकना होगा, स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल नॉर्मल केस में 500 था, मगर रोड अच्छी होने से इसकी वैल्यू घट करके फॉर एग्जांपल 200 हो गई। तो शहरों में क्या होता है, तो शहरों में तो लाइट व्हीकल होती है, स्पीड कम होती है, ट्रैफिक लगा होता है, कहाँ तुम भगाओगे स्पीड। तो शहर के अंदर जब तुम अपने गली मोहल्ले में, कॉलोनी में, रोड पर जब तुम टर्न लेते हो ऐसे, तो फ्रिक्शन तुम्हारी हेल्प कर देता है। अपनी गली में, कॉलोनी में जब टर्न तुम लेते हो, एक तो व्हीकल हैवी नहीं है, लाइट व्हीकल है, मास कम है, स्पीड स्लो कर दिया, तो स्पीड स्लो कर दिया, मास भी कम है और फ्रिक्शन भी ठीक ठाक रहता है।
तो शहर के अंदर अगर तुम टर्न लेते हो अपने गली में, कॉलोनी में, रोड पर, तो तुमको फ्रिक्शन उसकी पूर्ति कर देता है। जितना तुमको चाहिए वो तुमको मिल जाएगा। लेकिन शहर के बाहर अगर तुम हाईवेज़ की बात करो तो हाईवेज़ थोड़ा सा कहानी उल्टा हो जाता है। एक तो व्हीकल्स हैवी हैं, स्पीड ज़्यादा है, तो mv²/r यहाँ से यहाँ पहुँच गई 2000। जो तुमको शहर के अंदर 100 न्यूटन में काम हो जा रहा था, आराम से घूमते टहलते निकल जा रहे थे, हाईवेज़ पर 100 से 2000 पहुँच गया। क्यों? मास ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है। और शहर के अंदर रोड में फ्रिक्शन ठीक ठाक था, 500 फ्रिक्शन था। लेकिन जैसे ही तुम हाईवेज़ पर गए, रोड चिकनी हो गई, फ्रिक्शन लेस हो गई, फ्रिक्शन लेस नहीं, ऑलमोस्ट लगभग कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होता ही होगा, बट फिर भी स्मूथ हो जाती है ठीक ठाक। तो एक तरफ रिक्वायरमेंट प्राइस 100 से 2000 हो गई, और फ्रिक्शन फोर्स जो शहर के अंदर 500 था, हाईवेज़ पर गए 500 से घट के 200 हो गया। तो एक तरफ रिक्वायरमेंट बढ़ रही है 2000, और उसको पूरा करने वाले फ्रिक्शन क्या हो रहा है, कम हो गया। तो शहर के अंदर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि हमको जितना फोर्स चाहिए उतना फोर्स फ्रिक्शन दे देता है, आराम से घूमते टहलते तुम निकल जाते हो। तो शहर के अंदर जनरली रोड को बैंकिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। द फ्रिक्शन दैट यू नीड इज प्रेजेंट देयर, सफिशिएंट अमाउंट उसका होता है, ठीक है। बट हाईवेज पर अगर तुम इस पिक्चर को देखोगे तो बात पूरी उलट हो जाएगी। और हाईवेज पर अगर तुम अपने टर्न के लिए अगर पूरा फ्रिक्शन पर डिपेंडेंट रहोगे तो फिर भाई गड़बड़ है। पूरा फ्रिक्शन पर तुम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारा मास ज़्यादा है, तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है और रोड पर फ्रिक्शन है कम। तो ऐसे कंडीशन में अगर तुम ये सोचो कि चलो फ्रिक्शन हमको संभाल लेगा घुमाते अपनी व्हीकल, तो जैसे ही टर्न लेने जाओगे वही होगा जो लास्ट क्लास में बताया था। ये व्हीकल आएगी और जाके यहाँ टकरा जाएगी। देयर विल बी एन आउटवर्ड स्किडिंग, अ सीवियर एक्सीडेंट विल बी देयर। तो उसके लिए क्या किया जाए? फ्रिक्शन के भरोसे बैठोगे तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रिक्शन के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। शहर के अंदर ठीक है, फ्रिक्शन के भरोसे रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाईवेज़ पर फ्रिक्शन के भरोसे रहोगे तो फिर तुम्हारा भरोसा ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना हमको ये होगा कि अपने इस आवश्यकता को, अपनी इस नीड को, हम फ्रिक्शन अगर पूरा नहीं कर पा रहा है तो फिर हम कहीं और से पूरा करेंगे। हमको फोर्स चाहिए, नहीं चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो भाई तुम हिल नहीं सकते हो। टर्न की तो बात छोड़ो, लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो फिर ख़त्म कहानी। तो उसके लिए करते क्या है, अपने इस आवश्यकता को, अपनी इस नीड को, जो फ्रिक्शन फोर्स पूरा नहीं कर पा रहा है, हम कहीं और से पूरा करने का कोशिश करते हैं। और उसी लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो हाईवेज़ पर रोड होते हैं, ये मान लो रोड ऐसे टर्न ले रहा है, ये ऐसे टर्न ले रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल से हल्का सा क्या करते हैं, ऐसे झुका देते हैं। इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो सबसे पहले तुम समझो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, फॉरगेट इट। बैंकिंग ऑफ रोड क्यों होता है ये बात समझो। अगर तुमसे कोई पूछे कि बैंकिंग रोड को बैंक करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यकता पड़ती है कि रोड को झुका दिया जाए, तो बताओगे कि जहाँ फ्रिक्शन हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा न कर पाए, हमको रोड को बैंक करना होता है। बस इतना सफिशिएंट आंसर है। जानने वाला जान जाएगा, तुमको नॉलेज है, ज्ञान है, तुम चीज़ों को समझते हो, ठीक है, फाइन। अब इस रोड को बैंक करने से फ़ायदा क्या होता है सर, और देखते हैं फ़ायदा क्या होता है। तो मान लो ये टर्न है, ये ऐसे टर्न जा रहा है और ये रोड है। रोड को मैंने हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से बच्चों थीटा एंगल पर झुका दिया, बैंक कर दिया ऐसे। ये रोड था, ये ऐसे कर दिया। और ये एक व्हीकल है, एक कार है, जो इस रोड पर यूं ऐसे टर्न करते हुए जा रही है, ठीक है। हम सब जानते हैं टर्न लेने के लिए हमें सेंटर की तरफ, सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होता है। जब तक ये फोर्स मिलेगा तब तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भाई तुम स्किड करोगे व्हीकल के साथ। सुनो होता क्या है, तो जब हम बैंक करते हैं सर, तो ऐसा क्या होता है कि फ्रिक्शन जो काम नहीं कर रहा हमारा, फिर भी काम हमारा हो जाता है। तो देखो क्या होता है। सबसे पहले जो व्हीकल है उसका जो वेट होगा mg, वो क्या होगा बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड mg, ठीक है, ये तो हो गया वेट। दूसरा क्या होगा, सरफेस का
नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस है, ये रोड है, इसका नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर। तुम जिस सरफेस पर खड़े रहते हो वो सरफेस तुमको ऊपर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाता है। इस रिपल्सिव फोर्स को बोलते हैं बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे मैं अगर ग्राउंड पे खड़ा हूँ तो जो ग्राउंड है मेरे ऊपर एक ऊपर की डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगाता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये सब पर लगता है, तुम जहाँ बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, सोए हो, जो भी हो, तुम्हारे पर भी अगर तुम्हारा बॉडी के सरफेस को टच कर रहा है तो सरफेस तुम्हारे वो सरफेस अपने लेवल के परपेंडिकुलर है, तुम पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, उस रिपल्सिव फोर्स को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। अब हम लोग करते क्या है, यहाँ से दो लाइन ड्रॉ कर दो, एक वर्टिकल और एक बच्चों हॉरिजॉन्टल, कुछ ऐसे, ठीक है। ये एंगल थीटा है बैंकिंग ऑफ रोड, तो ये जो एंगल बनता है ये एंगल भी थीटा ही बनता है, तो ये एंगल हो गया थीटा। अब करते क्या है, इस एन के दो कंपोनेंट लेते हैं। यहाँ कंपोनेंट क्या मिला, एन कॉस थीटा, और यहाँ कंपोनेंट क्या मिल गया बच्चों तुमको, एन साइन थीटा। अब जब ये रोड बैंक करे, जब ये रोड बैंक हो गई है और ये तुम्हारा सर्कुलर पाथ है, जिस सर्कुलर पाथ पे ये व्हीकल चल रही है, अब ये बताओ इन दोनों में से ये जो सर्किल ऐसे बनेगा ना, ये सर्किल तुम्हारा ऐसे बनेगा और ये तुम्हारा एन कॉस थीटा है। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो इसका जो इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर बनेगा, अब तुम जरा बताओ कि वो सेंटर किधर बनेगा। अगर ध्यान से इस फिगर को तुम देखो तो पाओगे कि इसका सेंटर है, ये सर्किल कुछ ऐसे बनेगा ना, और इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो इधर ही तो होगा, ठीक है, अच्छे समझ लो। ये सर्कुलर पाथ जो जिस पे ये व्हीकल जा रही है, इस सर्कुलर पाथ का जो भी सेंटर होगा वो इधर ही तो होगा, इधर ही तो होगा। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगा बच्चों वही तो सेंटीमीटर फोर्स होता है। तो आउट ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स ये जो फोर्स एन साइन थीटा है वही तो सेंटर की तरफ लग रहा है, तो जो सेंटर की तरफ होगा वही क्या होता है, सेंटीमीटर फोर्स। तो एन साइन थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेंटीमीटर फोर्स। और जो एन कॉस थीटा है, ये एन कॉस क्या करेगा, तुम्हारे वेट को बैलेंस करेगा। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो एन साइन थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स नहीं कर पा रहा था, जो फ्रिक्शन फोर्स से नहीं हो पा रहा था, हम उसके लिए अब किसके पास चले गए, इस एन साइन थीटा के पास चले गए। तो रोड को हल्का सा झुका देने से क्या होता है कि जो एक सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो एक्स्ट्रा फोर्स तुमको मिलना शुरू हो जाता है। जो नॉर्मल रिएक्शन यूँ था, ऐसे हॉरिजॉन्टल केस में ऐसे था, इसको मैं टर्न किया तो ऐसे हो गया। अब इसका एक कंपोनेंट तुमको सेंटर की तरफ मिलना शुरू हो गया। बात को समझ, इसको इमेजिन करो, ऐसे था नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल केस में, इसको यू टर्न किया, एक फोर्स तुमको सेंटर की तरफ मिलना शुरू हो गया। अब यही फोर्स तुम्हारा वो काम कर देगा जो फ्रिक्शन फोर्स करने में सक्षम नहीं था। तो एन साइन थीटा विल गिव यू द सफिशिएंट सेंटीमीटर फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। और जो एन कॉस थीटा है वो तुम्हारे व्हीकल के वेट को बैलेंस कर लेगा। तो एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg। तो तुम्हारा व्हीकल जो फिसलने से बच जाएगा। अगर ये एन कॉस थीटा नहीं होगा तो वेट को बैलेंस कौन करेगा फिर। तो एन कॉस थीटा वेट को बैलेंस कर लेगा और एन साइन थीटा तुमको जो फोर्स चाहिए वो तुमको प्रोवाइड कर देगा। अब इन दोनों को मैं डिवाइड अगर कर दूं तो क्या मिल जाएगा बच्चों, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ये मुझको सफिशिएंट एंगल बता देगा कि भाई कितने एंगल पर रोड को बैंक करना होगा, कि किसी खास स्पीड से गुजरने वाला व्हीकल आराम से निकल जाए। तो जो रोड का बैंकिंग होगा टेन थीटा उसके हिसाब से और जो रेडियस होगा उसके हिसाब से हमको अपनी स्पीड को मैनेज करनी होगी, ताकि हम जब चलें तो हमारा व्हीकल स्किड न करने पाए और हमको सफिशिएंट सेंटीमीटर फोर्स मिल जाए। कभी कभी एक और फॉर्मूला यहाँ से मिलता जुलता बन जाता है। अगर इस हाइट को मैं h मान लूँ और रोड की विड्थ को d मान लूँ तो tan थीटा
हालांकि ये हाइट ये थोड़ा सा इधर है, ये डी यहाँ से यहाँ तक होगा, अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं इसको। तो tan थीटा अप्रॉक्सीमेटली h/d कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो h/d इज इक्वल टू v²/rg। तो इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल जाएगा कि भाई जो रोड की विड्थ है उस विड्थ के हिसाब से इसको कितना हाइट ऊपर उठाना होगा। किसी खास स्पीड से गुजरने वाले व्हीकल के लिए इसको कितना ऊपर हाइट पर उठाना होगा जिससे हमारा व्हीकल बिना फिसले निकल जाए और फ्रिक्शन की हमको ज़रूरत ना पड़े, फ्रिक्शन की तरफ हमको देखना ना पड़े, जो बैंकिंग है वहीं से हमारा काम हो जाए। तो दिस इज़ द बैंकिंग ऑफ रोड। ये छोटा सा फॉर्मूला है, मगर फॉर्मूला कहाँ से आया, बैंकिंग क्यों करते हैं, फ्रिक्शन से क्यों हमारा डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाता है, ये बात दिमाग में बैठना चाहिए। दिमाग में बैठेगा तो फॉर्मूला तुमको नींद में पूछोगे किसी से तो बता देगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो, फिर मोशन वर्टिकल सर्किल की बात करते हैं, फिर चलेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे जल्दी। ओके तो चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मोशन ऑफ पार्टिकल इन वर्टिकल सर्किल। वैसे है तो टॉपिक बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत अलग अलग वैरायटी के से क्वेश्चन बनते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट तो जो है इसका वो हम देखेंगे ही, मगर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे CU सेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, हम अपने आप को बस वहीं तक लिमिटेड रखना है, वरना क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे बनते हैं मगर हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। हम क्यों अपना टाइम उसमें फालतू में वेस्ट करेंगे। जैसा हमको ज़रूरत है, जैसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग सिर्फ वहीं तक की बात करेंगे, वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट जो है पूरा वो समझेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मान लो कि एक पार्टिकल है जिसका मास मान लो m है, और m मास के एक पार्टिकल को एक स्ट्रिंग है, एक डोरी है जिसकी लेंथ मान लो l है, l लेंथ बांध दियो और एल लेंथ की एक स्ट्रिंग में एक बॉडी को बांध दिया m मास का, और एक एंड को ऐसे हाथ में पकड़ लिया, ठीक है, और पूरे बॉडी को उस स्ट्रिंग के साथ वर्टिकल सर्किल में हमने घुमाना शुरू कर दिया। इसके पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्किल, जो बॉडी को स्ट्रिंग से बांध करके ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमाते, तो वहाँ पर कोई बहुत अलग अलग कंडीशन नहीं बनती है, वहाँ अलग अलग पॉइंट्स पर बहुत अलग अलग बातें नहीं होती है। लेकिन जब मोशन वर्टिकल सर्किल की बात करते हो तो अलग अलग पॉइंट्स पर बहुत अलग अलग किस्म की बातें होती हैं। वेलोसिटी क्या हो सकती है, टेंशन क्या होगा, कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो सकती है, कितनी मैक्सिमम हो सकती है, हर अलग अलग पॉइंट की अपनी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल मोशन से डिफरेंट है। हॉरिजॉन्टल में कोई दिक्कत नहीं, बस हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहे हो तो जैसा एक पॉइंट का रिस्पांस होगा सर्कल में, वही सारे पॉइंट का रिस्पांस होता है। जो कंडीशन एक पॉइंट के लिए होगी स्ट्रिंग के ब्रेक करने या न ब्रेक करने की, वो पूरे सर्किल में हर जगह सेम होती है। लेकिन वर्टिकल मोशन में ये बात डिफरेंट होगी। अगर पार्टिकल कहीं एक जगह स्ट्रिंग टूटने से बच गई तो इट डजेंट मीन कि वो दूसरी जगह पर जा कर के न टूटे। हॉरिजॉन्टल सर्किल में क्या है, अगर वो एक जगह बच गया तो हर जगह बचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर पे हर पॉइंट पर पे अलग अलग कंडीशन होगी कि कब ब्रेक करेगा कब ब्रेक नहीं करेगा। हर जगह मैक्सिमम वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी डिफरेंट होती है। हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जो एक पॉइंट पर होगा वही सब पर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए थोड़ा सा उससे अलग है, इसको अलग ट्रीटमेंट तुमको देना पड़ेगा, अलग से तुमको इसको समझना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि किस कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है। और सब का सब क्यों होता है पता है, ये सब तामझाम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का किया धरा है, सिर्फ ग्रेविटी का। ग्रेविटी अगर ना हो तो सब कुछ कहानी सिंपल हो जाएगी। तो जो अलग अलग पॉइंट पर कंडीशंस बनते हैं वेलोसिटी के, वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होते हैं। क्या होता है उसको देखते हैं। तो एल लेंथ की स्ट्रिंग है, एम मास की बॉडी बांध दिया और यूँ वर्टिकल सर्किल में घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कभी भी चाहे हॉरिजॉन्टल सर्किल हो चाहे वर्टिकल सर्किल हो, हम जब घुमाएंगे तो उस स्ट्रिंग में टेंशन आएगी। बिना टेंशन के तो घूम सकता है, सब जानते हो। अगर स्ट्रिंग लूज होगी, अगर इसमें ढीलापन होगा तो फट से बॉडी नीचे गिर जाएगी, सबको पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें टेंशन होगा, खिंचाव होगा, स्ट्रेचिंग होगी, तभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। हल्का सा ढीला हुआ नहीं कि ये पूरा सिस्टम कहानी खत्म।
ठीक है। तो सैकिंग या ढीलापन नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी स्ट्रेचिंग, टेंशन होना चाहिए। तो वर्टिकल मोशन कराओगे, टेंशन तो हो गई। तो अब इसमें तुमको 2-3 बातें समझनी होंगी। पहले देखो, 2 चीज़ों को समझना, एक सर्कुलर मोशन करने की मिनिमम वेलोसिटी और सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने की मैक्सिमम वेलोसिटी, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझना। एक तुमको जनरल फार्मूला बताता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे सर्कुलर पाथ पे एक पोजीशन ले लिया, दिस इज अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन दिस सर्कुलर मोशन, और मान लिया इस पोजीशन पर जो मान लो यहीं से बॉडी स्टार्ट कर रही है, ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी जाए। सपोज दैट ये एंगल बच्चों कितना है, थीटा है, ठीक है। मान लो इस बॉडी का ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि जो वेलोसिटी है, अब तुम सबको पता है कि अगर ये वेलोसिटी, अब इमेजिन करो, फॉरगेट अबाउट फॉर्मूला, सोचो, दिमाग लगाओ, फील करो कि अगर ये वेलोसिटी जो बॉडी की सफिशिएंट अगर नहीं होगी, बात को समझो बोल रहा हूँ, अगर ये पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर सफिशिएंट नहीं होगी तो क्या होगा। सोचो, ये जाएगा जाएगा जाएगा, हो सकता है यहाँ तक जाए और फिर वो नीचे गिर जाए। अगर सफिशिएंट नहीं है तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। होगा, पक्का होगा। तो अब बताओ, देयर शुड बी अ मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी, कि भाई इतना तो कम से कम दो कि ये अपने मोशन को कंप्लीट तो कर सके, इतना तो कम से कम v की वैल्यू होनी चाहिए। तो v की किसी भी वैल्यू के लिए ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा। देयर शुड बी अ सर्टेन मिनिमम वैल्यू, बात को ध्यान सुनना, देयर शुड बी अ सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ v, ताकि वो अपने मोशन को एटलीस्ट कंप्लीट तो कर ले यार। पर अब मान लो जो वैल्यू है चाहिए इसको तुम उससे कम दे दिए, तुम उससे कम दे दिए, ये गया यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ पहुँचा, ऐसे ढीला पड़ गया, चला आया, स्पीड 0 हो गई यहाँ पर, पे काम खत्म है कि नहीं। अब तुम यहाँ से फेंक करो, यहाँ से तुम इसको स्पीड दिए बच्चा, यहाँ से जैसे ही ऊपर बढ़ा ग्रेविटी उसको परेशान करना शुरू कर देगा। जैसे ही मिनिमम पॉइंट से ऊपर जाएगा ग्रेविटी उसको तंग करना शुरू कर देगा, और मान लो ग्रेविटी उसको यहीं पर उसकी स्पीड 0 कर दिया, तो क्या वो आगे जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो हमें यहाँ पर उसको इतनी स्पीड तो देनी होगी ना कि वो ग्रेविटी से लड़ता भिड़ता ऊपर पहुँच जाए और फिर वापस कंप्लीट कर सके। तो किसी भी वेलोसिटी के लिए ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा। देयर शुड बी अ मिनिमम वैल्यू ऑफ v। ध्यान से बात सुनो, कहाँ मिनिमम कहाँ मैक्सिमम बोलो, पहले मिनिमम की बात कर रहा हूँ। देयर शुड बी अ मिनिमम वैल्यू ऑफ v एट दिस पॉइंट, ताकि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके। और वही हमको वैल्यू पढ़नी है कि सर वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ताकि एटलीस्ट चक्कर तो पूरा कर ले यार। टेंशन ज़्यादा हो ना हो हटाओ, कम से कम चक्कर पूरा कर लो, इतना हमको चाहिए। तो सपोज दैट ये पॉइंट है बच्चों P और ये एंगल बन रहा है थीटा। तो यहाँ जो वेलोसिटी होती है Vp, इसका फॉर्मूला जो होता है, मैं पूरे फॉर्मूले की बात करूँगा, मैं डेरिवेशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तुम जानते हो मैं बस सिर्फ हमको जितनी ज़रूरत है हम उसकी बात करेंगे, है ना। डेरिवेशन वगैरह करना होगा 11वीं क्लास जब शुरू करूँगा तो वहाँ तुम देखना इसके बारे में, एक आध हफ्ते खाली इसी के बारे में बात चलेगी, अलग अलग कंडीशन इसकी होती है। तो किसी पॉइंट पर अगर मैं मिनिमम वेलोसिटी की बात करूं कि भैया किस मिनिमम वेलोसिटी पर फेंकूं ताकि ये पूरा कंप्लीट कर सकने के लायक हो, तो वो मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ये होता है 3 + 2 cos थीटा इंटू LG। ये 3 + 2 cos इंटू LG होता है, L इसकी लेंथ है, एंगल थीटा देख रहे हो। तो अगर इस पॉइंट पर मैं पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी दूं, तो मैं इस बात को एश्योर कर सकता हूं कि वो जा करके अपने मोशन को, सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेगा, ये कन्फर्म है। इससे ज़्यादा दोगे तो भी तो कोई दिक्कत नहीं और बढ़िया से जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू है। इससे कम दोगे तो कुछ दूर जा करके फिर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। इससे ज़्यादा दोगे तो जाएगा, बशर्ते टूटने ना पाए, ठीक है। तो इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात और, तुम सबको पता है जितना तेज़ घुमाएंगे, जितनी स्पीड तेज रखेंगे, इसमें टेंशन स्ट्रिंग में क्या होगा, बढ़ता जाएगा, सबको पता है। इतना समझ सकते हो कि जितना फास्ट तुम इसको घुमाओगे इसमें टेंशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो टूटने का डर बढ़ेगा कब,
जब स्पीड ज़्यादा करोगे तब, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर पे पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी वेलोसिटी की, कहोगे सर ये ध्यान सुनो जो बोल रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना है एक वर्ड को। इस पॉइंट पर पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी ताकि वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। तुम कहोगे सही फॉर्मूला उसका है 3+2 cos √L। मिनिमम वैल्यू, इससे कम दोगे दिक्कत है। ये तो मिनिमम हो गई। सर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी पी पर? कोई पूछ सकता है सर तो ठीक है मिनिमम बता रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू है, इससे कम ना जाओ, इससे ज़्यादा जा सकते हो। ज़्यादा कितना जा सकते हैं जरा मैक्सिमम का भी अगर फॉर्मूला कुछ है तो बताइए कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। तो मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो सिर्फ इतना कहूँगा, अगर तुमसे कोई पूछे कि यहाँ पर कम से कम स्पीड क्या है तो ये। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस यही कहेंगे जब तक स्ट्रिंग टूटे ना। क्योंकि तुम ज़्यादा जब करोगे स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ता जाएगा, जब तक टेंशन संभालेगा तब तक चलेगा, नहीं संभाल पाएगा टूट जाएगा। तो ज़्यादा मतलब कितना, ज़्यादा कोई फिक्स नहीं हो जब तक स्ट्रिंग टूटे ना पाए। तो इस पॉइंट पर पे व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू, उसका फॉर्मूला ये है। व्हाट शुड मैक्सिमम वैल्यू, जब तक टूट ना जाए, और जब तक टूट ना जाए हर स्ट्रिंग का जो टेंशन बर्दाश्त कर सकता है वो डिफरेंट होता है। कोई 100 न्यूटन बर्दाश्त कर सकता है, कोई 1000 न्यूटन तक बर्दाश्त कर लेगा। तो जो जब तक बर्दाश्त कर सकेगा तब तक स्पीड तुम बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? तो मैक्सिमम स्पीड किसी पॉइंट पे क्या होगी, दैट विल डिपेंड कि वो स्ट्रिंग कितना टेंशन बर्दाश्त कर सकता है। मिनिमम के लिए ऑफकोर्स देयर इज़ अ फॉर्मूला जिसकी वैल्यू ये होती है। तो तुमको समझना पड़ेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम का चक्कर क्या है, ठीक है। तो हम लोग पहले मैक्सिमम का फॉर्मूला नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा स्ट्रिंग कितना टेंशन सह सकता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन वो सह सकता होगा उतना स्पीड तुम बढ़ा सकते हो। लेकिन मिनिमम के लिए दिस इज़ द फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो रहा है? चलो, तो ये तो पी है सर। अब अलग अलग पॉइंट पे मैं तुमको निकाल के दिखाऊं, कुछ विशेष पॉइंट्स पर तुमको निकाल के दिखाऊं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स पर तुमको निकाल के दिखाऊं। जैसे ये पॉइंट ए है और मान लो ये पॉइंट जब स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए तो ये पॉइंट मान लो बी है और ये पॉइंट मान लो सी है। अगर मैं ये चेक करूं कि वी सी पॉइंट पर पे स्पीड की मिनिमम वैल्यू क्या हो, पॉइंट सी पर स्पीड की मिनिमम वैल्यू क्या हो कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके, तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो एंगल कितना हो जाएगा 0। मैं 0 पुट करूँ, cos 0 कितना हो जाएगा 1, 3 + 2 5 कितना हो जाएगा √5 LG। ये मिनिमम वैल्यू है इस पॉइंट सी पर। अगर तुम इतनी स्पीड देते हो तो एश्योर हो जाओ कि ये कंप्लीट मोशन कर लेगा। इससे कम दोगे तो बीच में ही रुक जाएगा, स्पीड 0 हो जाएगी। इससे ज़्यादा दोगे तो जब तक टूटने ना पाए तब तक चलता चलेगा। क्लियर है जो बोल रहा हूँ? इससे कम मत करना, इससे ज़्यादा कर सकते हो। अब कोई क्वेश्चन कहेगा ज़्यादा मतलब कितना कर सकते हैं, तो ज़्यादा मतलब जब तक टेंशन बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ताकि वो इस मोशन को एटलीस्ट कंप्लीट कर सके। और जितना स्पीड बढ़ाओगे और अच्छी बात है टेंशन बस बढ़ता जाएगा। अगर टूट गया तो ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं VB, अगर मुझको इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता करनी है कि भाई यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके, तो यहाँ पर चेक करने के लिए तुमको क्या करना होगा, एंगल को कितना पुट करना होगा 90, cos 90 कितना हो जाएगा 0 एंड यू विल हैव दिस मच वैल्यू √3LG। इतनी भी कम से कम होनी चाहिए। अगर बात करोगे बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पर VA, हाईएस्ट पॉइंट की बात करोगे VA, तो यहाँ पर जब ये बॉडी पहुँचेगा तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180। एंगल यहाँ से काउंट कर रहे हैं, ये बॉडी A पर पहुँचेगा तो एंगल कितना हो जाएगा 180 और cos 90 कितना हुआ था -1, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा √LG। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और एकदम बीच में।
इनके अलावा और भी कहीं तुम हज़ारों पॉइंट होंगे, हर अलग अलग पॉइंट की अलग अलग मिनिमम वेलोसिटी है कि यहाँ पर इतनी होनी चाहिए ताकि पूरा कर सके, यहाँ पर इतना होना चाहिए ताकि पूरा कर सके। मिनिमम मैक्सिमम के लिए फिर बोलूँ, इट विल डिपेंड ऑन टेंशन, वो कितना सह सकता होगा। तो ये मिनिमम वैल्यूज़ हैं जो तुमको अच्छे से पता होना चाहिए किस पॉइंट का क्या होता है। इस वैल्यू को, जो हाईएस्ट पॉइंट पर वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग कभी कभी क्रिटिकल वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी जो होती है वही क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर अगर तुमसे पूछूं कि यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैं कितनी रखूँ, यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैं कितनी रखूँ कि वो मोशन कंप्लीट कर सके, कम से कम कंप्लीट कर ले यार, गिरने ना पाए बीच में, कहोगे सर √LG। अगर तुमसे पूछूं कि यहाँ पर उसकी स्पीड मैं कितनी रखूँ कि चलो कम से कम बेचारा कम से कम पूरा तो कर ले, तो कहोगे सर √3LG। फिर पूछो कि मैं यहाँ पर कम से कम क्या रखूँ कि बेचारा कम से कम सर्कुलर मोशन पूरा तो कर लोगे, कहोगे सर √5LG। तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग मिनिमम वैल्यू होगी सर्कुलर मोशन को पूरा करने के लिए। आई रिपीट द वर्ड मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम के लिए कुछ नहीं कह सकते। अब इस वेलोसिटीज़ के लिए अलग अलग पॉइंट पर टेंशन कैसे होगा, तो टेंशन का फॉर्मूला भी होता है फॉर दिस वेलोसिटीज़, टेंशन इन द स्ट्रिंग। इन वेलोसिटीज़ के लिए जब पार्टिकल इन वेलोसिटीज़ से चलेंगे तो टेंशन कितना होगा उसका एक फॉर्मूला होता है, T = 3mg 1 + cos थीटा। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया बच्चों वेलोसिटी का, और ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया टेंशन का। जैसे अब फिर मैं तुमको अलग अलग पॉइंट पे टेंशन निकाल के दिखाऊं, तो सी पर जाओगे, कॉस एंगल कितना होगा, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, तो 1 + 1 2 3 कितना हो जाएगा बच्चों 6 mg। तो यहाँ पर जो टेंशन होना चाहिए कितना हो चाहिए 6 mg कम से कम होना चाहिए। बात समझ रहे हो, अगर इस स्पीड से चलेगा तो यहाँ टेंशन कितना आएगा 6 mg। सिमिलरली अगर बात करूँ टेंशन एट पॉइंट बी पर टेंशन कितना होगा, एंगल कितना पुट करोगे 90, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, यू विल हैव 3 mg। अगर तुम टेंशन पॉइंट ए पर निकालना चाहोगे, हाईएस्ट पॉइंट पर निकालना चाहोगे, तो कॉस 180 कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0। तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटीज़ के हिसाब से अलग अलग टेंशन भी आएगा। अगर किसी दूसरे पॉइंट पे निकालना हो अदर देन दिस 3, तो इन दो फॉर्मूले को तुम ध्यान रखना। तो ये वैल्यूज़ हैं, ये कॉन्सेप्ट हैं, इतनी वेलोसिटी होगी तो ही वो सर्कुलर मोशन पूरा कर पाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसके सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकेगा, तो वह सर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी और वो डिपेंड करेगा टेंशन कितना बर्दाश्त कर सकता है। तो इसको कॉमन सेंस की बात है भाई, मैक्सिमम तुम कैसे कह सकते हो कि क्या होगा, वो डिपेंड करेगा टेंशन कितना बर्दाश्त कर सकता है। जो जितना टेंशन बर्दाश्त कर सकेगा उतना तेज घुमाओ, कौन रोकने वाला है। लेकिन मिनिमम के लिए भाई फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूला बेस्ड तुम्हारे जानकारी को चेक करने के लिए तुम इस टॉपिक के बारे में कितना जानते हो, छोटी मोटी से पूछी जाती है। और अलग अलग कंडीशन पे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखेंगे वो सब क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। मगर बेस्ट इसको कॉपी कर लो। तो शुरुआत करते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस की, टू इट। ओके, तो चलो बच्चों कुछ क्वेश्चंस पे कर लेते हैं। पहले मोशन वर्टिकल सर्किल पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, फिर बैंकिंग और रोड्स पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है वो एक बार BHU बेसिक एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर कुछ बेसिक्स बातें बता रहा हूँ उनको ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सीधा बस उन्हीं को अप्लाई करना। पहले क्वेश्चन के उसको समझते हैं, पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को ही समझने में इसका आंसर छुपा हुआ है। कह रहा है कि अ बकेट फिल्ड विथ वाटर इज रोटेटेड इन वर्टिकल सर्किल। एक बकेट ले लो, उसमें कुछ पानी भर दो, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। एक बकेट लिया, उसमें कुछ पानी भर दिया और बकेट को फिर एक रस्सी से क्या कर दिया, बांध दिया। ठीक है, बकेट लिया, बकेट का कुछ अपना वेट होगा, उससे पानी भर दिया और भारी हो गया, और उसको रस्सी से बांध दिया और वर्टिकल सर्किल में घुमाने को बोल रहे हैं।
सोचो ये काम कितना मुश्किल है। अगर तुम्हें करने को बोल दिया जाए कि बकेट में पानी भर के वर्टिकल सर्किल में घुमाओ, पूरा जान लगा दोगे तब भी शायद ना घुमा पाओ। तो है काम ये बहुत मुश्किल, मगर हमें करना नहीं है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को समझो, बट इमेजिन तुमको करा रहा हो कि इमेजिन करो कि ये कैसे हो रहा होगा, वहीं से इसका सॉल्यूशन निकल करके आएगा। तो एक बकेट लिया, पानी वानी भर दिया उसमें, उसके हैंडल में जिसको पकड़ के उठाते हो रस्सी बंध दिया, और मान लो तुम उसको वर्टिकल सर्किल में घुमाना शुरू कर दिया। अब तुम ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक तो घुमाना मुश्किल है, इतना भारी होगा, हैवी होगा, और मान लो अगर जी जान लगा करके पूरा दम खम लगा कर घुमा भी दिया, तो जैसे ही घुमाऊंगा तो जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, पूरा का पूरा पानी मेरे ऊपर तो आकर गिरेगा। तो यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा न हो, ऐसे घुमाओ कि पानी गिरने न पाए। अब कोई लोग ऐसा कैसे पॉसिबल है? जैसे ही घुमाना शुरू करेंगे पानी मेरे ऊपर गिरेगा, पानी भी गिरेगा, बकेट भी गिरेगा, नहा भी जाओगे, सर पे चोट लगेगी, वो अलग, तो सब कुछ तुम्हारे साथ हो जाएगा। अब इससे बचना चाहो तो क्या करोगे? सोचो। तो होता क्या है कि अगर हम बकेट को रस्सी वस्सी बढ़िया मजे में बांध दिया जाए और खूब तेज से घुमाना शुरू, अब तुम फिर कहोगे सर एक तो घुमाना मुश्किल, पानी को बचाना मुश्किल, और अब आप करें तेज घुमाया जाए। तुम्हें बचना है, अगर पानी से बचना है अपने सर को, तो तुमको तेज घुमाना होगा, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि बकेट से पानी न गिरे तो तुमको उस बकेट को बहुत तेज़ घुमाना होगा। टूट के फेंका जाए बकेट वो बात अलग है, बहुत तेज घुमाओगे टेंशन बहुत बढ़ेगा, टूट के फेंका जाए बात अलग है, मगर पानी गिरने नहीं देना है। टूट जाए दैट इज़ डिफरेंट थिंग, मगर पानी को ऊपर से गिरने नहीं देना, ये क्वेश्चन की कंडीशन है। तो होगा क्या, तुम जैसे बकेट में पानी वानी भर दिए, रस्सी सी बांध दिए, जैसे ही घुमाना शुरू करोगे, तो अगर तुम बहुत फास्ट घुमाओगे तो हो सकता है कि पानी चिपका रहे, वो गिरने ना पाए। तो कुछ लोग को लग रहा होगा सर क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यस इट इज़ पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, बशर्ते तुमको काफ़ी हाई स्पीड में घुमाना होगा। हाई स्पीड में घुमाने से क्या होगा, कई तरीके से समझ सकते हो क्या होगा। एक तरीका तो ये समझो कि हाई स्पीड से घुमाओगे तो पानी क्या होगा, बकेट से चिपक जाएगा। जितना तेज घुमाओगे बकेट और चिपक जाएगा पानी बकेट से, तो गिरने की चांस कम हो जाएगी। अगर दूसरे तरीके से समझना चाहो कि क्यों बच जाएगा, तो उसका आंसर है कि तुम बहुत तेज घुमाओगे तो जैसे ही ये पानी गिरने वाला होगा, ये बकेट फट से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ, मतलब जितना जल्दी घूमेगा कि यहाँ पर बहुत कम देर तक रह पाएगा। जहाँ पर पानी गिरने की चांस है हाईएस्ट पॉइंट पे, वहाँ पर इतना कम समय तक रहेगा कि झट से जैसे ही पानी गिरने वाला होगा फट से नीचे। तो हाई स्पीड से घुमाने का फ़ायदा ये होगा कि जहाँ खतरा है वहाँ पर वो ज़्यादा देर तक रहेगा ही नहीं। जैसे ही पानी गिरने वाला होगा फट से नीचे और पानी बच जाएगा। और अगर ये ज़्यादा देर तक यहाँ रह गया तो तुम नहाओगे भी, तुम्हारा सर फटेगा, वो अलग। बकेट पानी लेके सीधा तुम्हारे सर पे गिरेगा। अगर तुम इसको ज़्यादा देर तक यहाँ पर रहने दिए तो पूरा का पूरा बकेट पानी सीधा तुम्हारे सर पे गिरेगा। बचना चाहते हो, फास्ट घुमाओ, तेज घुमाओ, इसको यहाँ ज़्यादा वक्त मत दो, वरना वहीं पर गड़बड़ा जाएगा मामला। तो मेरे समझाने का मतलब ये कि यस इट इज़ पॉसिबल, ऐसा संभव है, कोई चमत्कार नहीं है कि बकेट उल्टा हो जाए फिर भी पानी ना गिरे, क्योंकि चमत्कार नहीं है, फिजिक्स का नहीं है। मैं कहता हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बशर्ते उसको वहाँ ज़्यादा वक्त मत दो। ये तो सर समझाने कहने की बात होगी कि ज़्यादा वक्त मत दो, चिपक जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे सर? अब पूछा क्या है, ये तो क्वेश्चन बना कैसे वो बता रहा था कि क्वेश्चन कैसे बना है। बकेट को लिया, रस्सी बांध दिया, घुमाना शुरू किया वर्टिकल सर्किल में। हाँ, अब कोई कह सर कितना फास्ट, तो कितना फास्ट में फिर वही बोलूँगा, जितना तुम तेज से तेज घुमाओगे उतना पानी के गिरने का चांस कम होगा। समझ लो, जितना स्लो घुमाओगे उतना पानी के गिरने का चांस तुम्हारे ऊपर बढ़ता जाएगा। तो चाहते हो कि पानी न गिरे तो तेज घुमाओ, और तेज और तेज, भले बकेट टूट जाए, रस्सी टूट जाए, बकेट फेंका जाए, मगर पानी गिरेगा नहीं। अगर बहुत तेज घुमाओगे टेंशन बढ़ेगा, टूट सकता है, दैट्स ओके फाइन, मगर गिरेगा नहीं पानी। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म है कि कोई घुमाने की स्पीड ज़्यादा रखनी होगी, कम नहीं। ठीक है,
बट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट शुड बी मिनिमम रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में मिनिमम रिवॉल्यूशन पर सेकेंड नहीं, मिनिमम रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, मिनिमम रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितने कम से कम चक्कर लगाए जाएं, कम से कम, ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है जब तक टूट जा रहा है, ठीक है, कितने कम से कम चक्कर लगाएं कि उस बकेट में से पानी गिरने न पाए, और भी कहाँ, हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर पानी गिरने न पाए। तो कितने चक्कर पर सेकंड लगाने होंगे, फ्रीक्वेंसी तुमसे पूछा, फ्रीक्वेंसी चक्कर पर मिनट, आरपीएम, याद करो आरपीएम आरपीएस, वो हमसे पूछा गया। क्या करें सर, सुनो, ये बकेट वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनका सीधा सा रटा रटाया आंसर है, सुन लो। हाईएस्ट पॉइंट पर पानी न गिरने के लिए मिनिमम वेलोसिटी वही होगा जो अभी कुछ देर पहले हमने फाइंड किया था। हाईएस्ट पॉइंट पर v शुड बी √LG, मैंने लिख दिया है v मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू होगी इस पॉइंट पर पे पानी के न गिरने के लिए। आई रिपीट, मिनिमम वैल्यू। कोई पूछे सर मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होगा, बस इतना कहो कि जब तक ये टूटने ना पाए, जब तक रस्सी टूटने ना पाए तब तक तेज करते चलो, उससे कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा। हाँ, मिनिमम का फिक्स वैल्यू होगा दिस मच, इससे कम किए तो बकेट पानी सब का लेके तुम्हारे सर के ऊपर गिरेगा। दिस शुड बी मिनिमम वैल्यू, इससे कम तुमको नहीं आना है। बट हमसे वेलोसिटी नहीं पूछे, ये ऐसा फॉर्मूला के तौर पे याद रखना कि ये बकेट वाले क्वेश्चन के लिए एक फिक्स फॉर्मूला है जो हमको यूज़ करना है। बट हमसे नहीं पूछा है व्हाट इज़ मिनिमम वेलोसिटी, हमसे पूछा है सर मिनिमम रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, v आ गया तो फ्रिक्वेंसी भी आ जाएगी, देखो कैसे आएगा। v शुड बी, l कितना दिया बच्चों, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज को 0.4, g 10 ले लिया जब कन्वीनियंट के लिए, तो यू गॉट 2 विच कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड आ गई मिनिमम। अगर 1.99 भी किए, 1.99 भी किए इससे कम, तो पूरा का पूरा पानी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर गिरेगा, बकेट भी गिरेगा, पानी भी गिरेगा। ज़्यादा करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर होता है, हम सब जानते हैं, v है 2 फाइंड कर चुके हो, r इज 0.4, तो ओमेगा कितना हो जाएगा बच्चों 5 रेडियन पर सेकेंड। ये सब मिनिमम वैल्यू आ रही है, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। हम सब जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, देयरफॉर एन इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। यह आएगा तुम्हारा रिवोल्यूशन पर सेकेंड, क्योंकि ओमेगा पर सेकेंड में तुम्हारा आरपीएस में आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी हमको फाइंड करना वहाँ की तरफ बढ़ रहा है, तो ओमेगा इज़ 5 2 पाई, लेकिन मुझको पर मिनट निकालना है, तो पर मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तब ये चेंज कर जाएगा बच्चों आरपीएम में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 35 जा 150 एंड पाई इज़ 22, 7 को उधर कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये 75 इंटू 7 बाई 11 है ना। तो 75 ये हो गया, 7 5 जा 35, 5 3 7 7 जा 49, 3 कितना हो गया बच्चों 525 बाई 11। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ये तुम्हारी 525 बाई 11 है। इसको सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेटली 47 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, 47 पॉइंट समथिंग आएगा। फ्रीक्वेंसी हमेशा इंटीजर में दिया जाएगा, आंसर तुम्हारा जो भी है, मगर यहाँ जो ऑप्शंस दिए जाएंगे इंटीजर में दिए जाएंगे, क्योंकि जो चक्कर होते हैं वो पूरे कंप्लीट होते हैं। 10 चक्कर, 12 चक्कर, 15 चक्कर, फ्रैक्शन में होने को तो हो सकता है, बोलने में ख़राब लगता है, ऐसे 3.5 चक्कर, 11.3 चक्कर, 9.7 चक्कर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू बोला जाता है, 1 मिनट में 20 चक्कर, 1 मिनट में 30 चक्कर, ऐसे। तो डेसिमल में आया है, इसको लिखेंगे कैसे, सुनो। ये 47 पॉइंट समथिंग आया, 47 से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर मैं इसको 47 पॉइंट समथिंग से 47 थोड़ा सा कम कर दूं, अगर फ्रीक्वेंसी को मैं 47 पॉइंट समथिंग से हल्का सा कम कर दूं 47, तो 47 जैसे ही करोगे यहाँ वेलोसिटी भी 2 से कम हो जाएगी। जैसे ही तुमने इसको 47 पॉइंट समथिंग से फ्रीक्वेंसी को 47 किया, वेलोसिटी कम हो जाएगी, पानी तुम्हारा एकदम नीचे गिर जाएगा।
एक हल्का सा इससे बढ़ा के एग्जैक्ट 48 कर दिए तो ये स्पीड 2 से हल्का सा बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, टिका रहेगा। तो व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, 47 या 48? तुम अब सोच के बताओ। सर 47 पे तो गिर जाएगा। हाँ 48 करोगे तो और अच्छी बात है, 49 करोगे और अच्छी बात है, 50 करो और अच्छी बात है, टूटने ना पाए। तो 47 नहीं, 48, 49, 48 से ऊपर कितना भी करो कोई दिक्कत नहीं, मगर हमसे पूछा है मिनिमम रिवोल्यूशन पर मिनट, तो मिनिमम रिवोल्यूशन पर मिनट शुड बी 48 साइकिल पर मिनट होगा तो ठीक है, इससे तेज करो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक टूटेगा नहीं तब तक चलता चलेगा, कम करोगे तो दिक्कत है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये फिक्स वैल्यू है कि दिस शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और उसके हिसाब से जो तुमसे पूछा हो आरपीएस आरपीएम उसको लोग फाइंड कर सकते हैं। और जो भी निकालोगे हमेशा कोशिश करना वो इंटीजर में ही हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस के पीछे क्या बेस है, क्या कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, वो ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी करो, चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्टिकल मोशन पे ही एक क्वेश्चन लिया हूँ मैं। सिंपल पेंडुलम का चूँकि मोशन सर्कुलर आर्क में होता है तो यहाँ से सर्कुलर मोशन के साथ मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कह रहा है एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है और बॉब वगैरह का मास तुमको दिया हुआ है। तो एक सिंपल पेंडुलम मैंने बना दिया जिसकी लेंथ दी हुई है और बॉब है जिसका मास दिया है स्मॉल है, ठीक है। चलो अब इस स्ट्रिंग को हमको करना क्या है, इसको यहाँ से मान लो ऐसे बांध दिया गया है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोलते हैं उसको ना, और इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ला दिया गया कुछ ऐसे, ठीक है। एक बॉब था जिसका मास m था, स्ट्रिंग की लेंथ L थी, सिंपल पेंडुलम में ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा ये, सर्कुलर आर्क में मोशन करेगा ये। हमने क्या कि इस बॉब को पकड़ करके हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर लेते हैं और ला करके ऐसे पकड़ना नहीं है, ला करके क्या करना है फिर इसको ऐसे छोड़ देना है। तो जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा, ये सर्कुलर आर्क बनाते हुए यहाँ पर आएगा और आगे भी जाएगा, ठीक है। तो जब ये सर्कुलर आर्क बना करके बच्चों यहाँ पर अपने मिनिमम लोवेस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा तो यहाँ पर से ऑब्वियसली अभी आगे भी जाएगा ये। तो यहाँ पर जब पहुँचेगा तो यहाँ तुमसे टेंशन पूछा है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा बताओ। ओके तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में कहीं पर भी, नॉट ओनली हियर, अगर कहीं बीच में भी हमसे टेंशन पूछे तो सबसे पहले वहाँ पर हमको फाइंड करनी होती है वेलोसिटी, कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी। और उसके लिए हमको करना क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सुनो क्या बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन को करने का एक फिक्स मेथड है इन जनरल। तो हमें यहाँ से यहाँ तक आने में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके यहाँ पर स्पीड फाइंड करनी है पहले। उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर जब बच्चों ये बॉडी है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgl। अगर मैं से लोवेस्ट पॉइंट ग्राउंड मान लूँ तो यहाँ से हाइट कितनी है l, तो यहाँ पर एनर्जी कितना हो गया mgl। जब यहाँ पर वापस आएगा तो यही एनर्जी किस में चेंज करेगी सर, हाफ mu² में चेंज करेगी। तो ऐसे कंडीशन में अगर मान लो कि एयर का फ्रिक्शन वगैरह नहीं है और यहाँ से यहाँ तक आने में एनर्जी में कोई सफिशिएंट लॉस नहीं हुआ है तो वी कैन से दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो हम लोग करेंगे क्या, विल डू mgl इज इक्वल टू हाफ mu², m से m कैंसल्ड आउट एंड यू विल गेट u² इज इक्वल टू 2lg। ये हमको स्पीड मिल गई उस लोवेस्ट पॉइंट पर जहाँ पर वो बॉडी पहुँचेगा, बॉब पहुँचेगा। मगर हमको लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड थोड़ी फाइंड करना था, हमको तो फाइंड करने को बोला था टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो देखो सबसे पहले अगर फोर्सेस की बात करूं तो पहला फोर्स इस पे खुद का वेट mg, ठीक है। दूसरा फोर्स स्ट्रिंग का टेंशन सेंटर की तरफ, ऊपर की तरफ। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, फिक्स पॉइंट के अपोजिट होता है। जो जहाँ पर टाइट किए उसके अपोजिट ये टेंशन हो गया। जहाँ सेंटर होता है वहाँ नेट फोर्स निकालते हैं। तो सेंटर इस तरफ बन रहा है तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना होगा, T माइनस mg। अच्छे से देखो, जहाँ पर सेंटर बनेगा उधर जो नेट फोर्स होगा, फोर्स नहीं, फोर्स तो T है,
नेट फोर्स कितना है, T माइनस mg। क्लियर है, सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होगा वही सेंटीपिटल फोर्स बनता है। तो एक फोर्स सेंटर की तरफ है, एक फोर्स सेंटर के ऑपोजिट है। तो अगर पूछो कि सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है, तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स है बच्चों वो क्या है, T माइनस mg। और जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स होगा वही क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ऐसे क्वेश्चंस में यही तुमको अप्लाई करना तरीका। तो T माइनस mg इज इक्वल टू m, v मतलब यहाँ से फाइंड कर चुके हो, v बोलो चाहे u बोलो, बात वही चीज़ है, 2lg/r। r मतलब इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस जो ऑब्वियसली इसके लेंथ के इक्वल है, तो डिवाइड बाई क्या हो गया, लेंथ, l से l कैंसिल्ड आउट, you गॉट टेंशन एज 3 mg। यही तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया एट दिस पॉइंट। ठीक है, क्लियर है, बात समझ रहे हो। तो ये टेंशन 3 mg है, कन्फर्म है कि पूरा मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे स्पीड कितनी आ रही है, 2/2lg आ रही है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछूं क्या ये अपने पूरे मोशन को कंप्लीट कर पाएगा, नहीं, क्योंकि अभी हमने चेक किया है कि यहाँ पर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए था, √5lg। तो √5lg के हिसाब से ये मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसा बता दिया समझने के लिए, जो पढ़े उसको हर जगह अप्लाई करोगे तो ही समझोगे कॉन्सेप्ट। तो ये इसका आंसर आ गया कि टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू 3 mg। ठीक है, जल्दी करो। ओके, तो चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि एंगल ऑफ बैंकिंग से लिया है मैंने, जो कि एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर याद है तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा। कह रहा है कि अ व्हीकल हैज़ टू टर्न ऑन रोड विथ वेलोसिटी 36 km/h। अच्छी बात है। इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 40 मीटर, ये भी अच्छी बात है। इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट, ये अच्छी बात नहीं है, ये गड़बड़ काम कर देगा हमारा। इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ बैंकिंग, ये अच्छी बात है। अगर एक नहीं है तो कम से कम एक का तो भरोसा है। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड विथ हॉरिजॉन्टल फॉर सेफ टर्न। सुरक्षित मोड़ने के लिए कितना रोड को तुमको बैंक करना होगा अगर फ्रिक्शन तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है तो। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला भी हमने पढ़ा सर, फॉर्मूला tan θ इज इक्वल टू v²/rg। ठीक है, हियर v इज 36 km/h, जो कि अभी हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। 5/18 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड तो वैसे ही कम रखा है उसने। v² कितना हो गया 100, कितने मीटर मुड़ना चाहते हो भाई, 40 मीटर। अच्छी बात है। g हमने 10 रखना है बोल दिया है, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो थीटा शुड बी tan इनवर्स 1/4। तो इतने एंगल पर अगर रोड को हम बैंक कर देंगे, झुका देंगे हॉरिजॉन्टल से, तो बिना फ्रिक्शन के भी हमारा काम हो जाएगा। हालांकि फ्रिक्शन कभी कभी इसमें आता भी है, बैंकिंग में फ्रिक्शन के साथ भी कुछ क्वेश्चन बनते, मगर वो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, हो सके तुमको फॉर्मूला उसका बता दूंगा, मगर ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो अगर बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस भी तो अगर तुम करके जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा अच्छे से। तो ठीक है, tan इनवर्स 1/4 इतना एंगल पर झुकाओगे तो फिर सिर्फ टर्न कर जाओगे, फ्रिक्शन का तुमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, तुमको करने को दूंगा, जल्दी करो इसको। तो एक क्वेश्चन तुम्हें मैं करने को दे रहा हूँ, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन करा है कि एक व्हीकल को टर्न लेना रोड पर किसी वेलोसिटी से, रेडियस दिया पाथ का, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, व्हाट शुड बी द एलिवेशन, कितना उसको उठाना होगा, हाइट पूछा गया है। व्हाट शुड बी द एलिवेशन, कितना उसको तुमको उठाना होगा विथ हॉरिजॉन्टल फॉर सेफ टर्न, और रोड की जो विड्थ है वो तुमको दे रखा है। तो जो h/d वाला फॉर्मूला यूज़ किया था v²/rg, उसको तुमको यूज़ करना होगा, और एलिवेशन तुमको फाइंड करना होगा, कितना ग्राउंड से एलिवेट किया जाए, ऊपर उठाया जाए फॉर सेफ्टी। तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। तुम लोग मेंशन नहीं करते, बहुत बच्चे नहीं करते, मैं तभी ना देखूंगा कौन कौन कितने क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं कर रहा।
तो इसके बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सारे बच्चे कैलकुलेट करो अच्छे से मन से और कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मैं देखूं कौन कौन लोग कर रहे हैं, कैसे किसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कौन लोग इसको करते हो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं। ठीक है, एक लेक्चर्स पे और लूँगा मैं, जहाँ तुम्हें कराऊंगा मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो अलग अलग टाइप से बस पूछे जाते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन में ही क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे और वो इसका लास्ट लेक्चर होगा। फिर चलेंगे टूवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर, दैट वुड बी देखेंगे कौन सा चैप्टर होगा, देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट अभी इसे कंप्लीट करो और नेक्स्ट क्लास में एक लेक्चर्स में और लेंगे और इसको फिनिश ऑफ कर देंगे। ठीक है, तब तक प्रिपरेशन करते रहो, बढ़िया से मेहनत करो और जो वर्क दिया जाता है उसको अच्छे से कंप्लीट करो और टाइम पे कंप्लीट करो, वरना बैकलॉग होगा तो फिर इतना ज़्यादा हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, मिलते हैं इस क्लास में, आज के सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।